साथियों, आज हम लोग अभिक्रियाशीलता श्रेणी, एकल विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, विद्युत अपघटन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया एवं अवक्षेपण अभिक्रिया को बहुत ही सरल व आसान भाषा में समझने व सीखने का प्रयास करेंगे। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आमस गुरुकुल के सक्सेस कोर्स में। साथियों, हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर में रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को समझने व सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न जो अभी हम लोग का है वह है अभिक्रियाशीलता श्रेणी। तो आज हम लोग सबसे पहले अभिक्रियाशीलता श्रेणी को याद करेंगे, अच्छे तरीके से सीखेंगे ताकि अभिक्रियाशीलता श्रेणी का हम लोग भरपूर लाभ ले सकें, इनसे रिलेटेड हर एक प्रकार के प्रश्नों को बना सकें। साथियों, वैसे अभिक्रियाशीलता श्रेणी आपको चैप्टर 3 में बहुत ज़्यादा काम देगा, लेकिन फिर भी हम आपको अभी अभिक्रियाशीलता श्रेणी के बारे में बता रहे हैं। कारण ये है, हमको एकल विस्थापन अभिक्रिया पर अगर अच्छी पकड़ बनाना है, बेहतर तरीके से सीखना है, तो हमें अभिक्रियाशीलता श्रेणी आना चाहिए। ठीक है, मतलब कौन सा एलिमेंट, कौन सा धातु सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, इस अभिक्रियाशीलता श्रेणी में धातु की अभिक्रियाशीलता श्रेणी को अच्छे तरीके से याद करना है, सीखना है, ताकि इनका हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया में जबरदस्त उपयोग कर पाए। तो चलिए, अभी अभिक्रियाशीलता श्रेणी, धातु के अभिक्रियाशीलता श्रेणी को मेरे साथ याद कीजिएगा। ठीक है, बनी बनाए बातों पर नहीं, जो हम बोल रहे हैं वो आप भी बना सकते हैं और उनको आप भी फील कर सकते हैं। बस यही है कि हम उसके साथ अभी बैठ के, सोच के, समझ के, अपने विचारों को उसके साथ जोड़ के एक लाइन, एक पैराग्राफ बनाएं, जिससे उसको स्पष्टता के साथ याद रख पाएं। वैसे याद कर लीजिएगा तो भूल भी जाइएगा, ठीक है, लेकिन हम जो अभी आपके साथ कुछ बातें करेंगे उनमें ज़रूर आपको याद होगा। आज का क्लास थोड़ा लंबा होगा, लेकिन पूरा आज अभिक्रियाशीलता श्रेणी के साथ साथ जितना भी हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को बता रहे हैं, उन सब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को भी अच्छे तरीके से सीख लेंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ बोलिएगा, 5 बार हम बोलवाएंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे, उससे हम वेरीफाई कर देंगे। ठीक है, पहले आप मेरे साथ बोलिए, बोलो का ना, बोलो न, का ना, का मांगे, का ना, का मांगे एल्युमिनियम जिंक लोहा। का ना का मांगे एल्युमिनियम लिंक लोहा, एल्युमिनियम जिंक लोहा, लिंक ना जिंक, एल्युमिनियम लिंक जोहा, सॉरी जोहा, लोहा लोहा। का ना का मांगे एल्युमिनियम जिंक लोहा, एल्युमिनियम जिंक लोहा। ठीक है, फिर भी हमको चाहिए। का ना मांग रहा है एल्युमिनियम एल्युमिनियम जिंक लोहा। का ना का मांगे एल्युमिनियम जिंक लोहा, फिर भी हमको चाहिए पारा चांदी सोना। पहले पारा चाहिए, फिर चांदी चाहिए, तब सोना चाहिए। काना को क्या चाहिए? पहले एल्युमिनियम चाहिए, उसके बाद जिंक चाहिए, तब लोहा चाहिए। समझो मेरे इस बात को, आप मेरे साथ बोलिए, बस देखिएगा याद हो जाएगा। काना का मांगे, काना का मांगे एल्युमिनियम जिंक लोहा। पहले क्या मांगा? एल्युमिनियम। का नाम पहले क्या मांगा? एल्युमिनियम। फिर क्या मांगा? जिंक। उसके बाद क्या मांगा? लोहा। उसके बाद हम लोग फिर भी हमको चाहिए, फिर भी हमको चाहिए पारा चांदी सोना। बाद में सोना चाहिए, पहले ना
पहले पारा चाहिए, फिर चांदी चाहिए, तब सोना चाहिए। कान्हा को पहले क्या चाहिए? कान्हा को पहले एल्युमिनियम चाहिए, उसके बाद जिंक चाहिए, जस्ता जिंक, उसके बाद लोहा चाहिए। और हमको क्या चाहिए? पहले हमको क्या चाहिए? पहले चाहिए पारा, उसके बाद चांदी, उसके बाद सोना। पारा, चांदी, सोना। ठीक है। कान्हा का मांगे? कान्हा का मांगे? क्या मांग रहा है कान्हा? कान्हा मांग रहा है एल्युमिनियम, जिंक, लोहा। फिर भी हमको चाहिए, फिर भी हमको चाहिए पारा, चांदी, सोना। क्या बोल लीजिएगा? बोलिए तो एक बार, लास्ट बार बोलिए, फिर हम लिखते हैं। कान्हा का मांगे एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, फिर भी हमको चाहिए पारा, चांदी, सोना। ठीक है। ये कविता को आप, कहानी को आप, जिसको आप ये, इसको आप जो बोलिए, एक पैराग्राफ, ये जो एक पैराग्राफ है, इस एक पैराग्राफ को आप बार बार बोलते रहिएगा, तो फिर इसी से आप खटाखट खटाखट निकाल लीजिएगा। चलिए पहले हम लिख लेते हैं, ताकि समय का बचत हो। वीडियो लंबा नहीं करेंगे, लेकिन समय बचा बचा करके आपको सिखाएंगे। ठीक है। क्या हमको बहुत सा भाषण आज देना है आपके साथ। हम भले भाषण दे रहे होते बाबू, ये भाषण आपके बुद्धि, विवेक, विचार को बढ़ाएगा। ठीक है। बिना फालतू का भाषण हम नहीं देंगे। देखिएगा, जो भी हम मजाक करेंगे वो टॉपिक पे रहेगा। ठीक है। बिना टॉपिक का हम मजाक भी करना पसंद नहीं करते। फिर भी चलिए, किताब का कहानी को आपको सरल भाषा में सिखाना होता है, तो मजाक थोड़ा करना होता है। मेरा पढ़ाने का तरीका जो भी हो, जैसा भी हो, लेकिन मेरा पढ़ाने का उद्देश्य बस एक चीज़ का है, आपको सही तरीके से उस कॉन्सेप्ट को समझ में आप अच्छे से फील करके पढ़ पाए, और कोई बात नहीं है। नहीं तो हम भी आपको क्यों समय बर्बाद करने के लिए बोलेंगे, और अपना भी कीमती समय क्यों बर्बाद करेंगे फालतू का। एक ही बात है, आपको अच्छे तरीके से सिखाना है। तो चलिए इस बात को अब रिलेट करते हैं फार्मूला के साथ। पहले लिखते हैं। चलिए लिख लिए, अब मेरे साथ चलिए इसको भी याद कीजिएगा। ठीक है। क्या बोले थे? कान्हा का मांगे एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, फिर भी हमको चाहिए पारा, चांदी, सोना। है ना था? इसी पर अब बात को बैठाते हैं। चलिए सुनिए। अभिक्रियाशीलता श्रेणी, धातु की अभिक्रियाशीलता श्रेणी को आप याद कर लिए हैं, बस उसको लिखने सिखाते। देखिए, का मतलब के मतलब पोटासियम, ना है यहाँ। देखिए, को का यहाँ के लिखे, आकर का कुछ न लिखे। ठीक है। बस आकर को बस भाषा बनाने के लिए लिखे थे। कान्हा, कान्हा एक लड़का का नाम है, वो क्या मांग रहा है वही दिखा रहा है। कान्हा का मांगे एल्युमिनियम, जिंक, लोहा। कान्हा का मांगे एल्युमिनियम, जिंक, लोहा। को का के लिखे, नो का अन लिखे, आकर का ए लिखे। अब यहां पर उसके बाद जहां भी को आएगा, उसके बदले में एक ही बार, सुनिएगा, एक ही बार को का हम लोग के लिए हैं, बाकी बार जितना बार भी को आएगा उसके लिए हम लोग सी लेंगे। क्या लेंगे? सी लेंगे। याद रखिएगा, जहां पर भी अब को आएगा उसके बदले हम क्या लेंगे? सी लेंगे। तो यहां को का के लिए है, नो का अन लिए, आकर का ए लिए, तो नो में आकर ना, अन ए। और यहाँ को का सी लिए, आकर का ए लिए। मांगे, मांगे, मो का आम लिए, गो का जी लिए, ज्यादा कुछ न, मो का आम लिए, गो का जी लिए, मांगे। एल्युमिनियम का एल्युमिनियम लिखे, जिंक का जड़न लिखे, लोहा का अफी लिखे। कोई दिक्कत? अब फिर देखिए, फिर भी को याद रखिएगा। फिर भी में डायरेक्ट तो कुछ नहीं लिखे, लेकिन पी और बी, इसको पी भी मतलब ये लेड है। क्या है? लेड है, ये लेड है। ठीक है। याद रखिएगा, लेड मतलब शीशा। फिर भी बैठ ना रहा है, फिर भी याद रखिएगा इसको। फिर भी मतलब पोबला, पो फो के बाद पो फोबला कहानी से आता है, तो पो पहले वाला ले लेना है, फिर भी पो का पी, बो का बी। ठीक है। फिर भी
याद रखना है। पो का पी, अब बो का बी, फिर भी में पी भी रहेगा। हो मोहम, हो का सिर्फ हो का आत लिखे, मो का कुछ न लिखे। को का बोले थे एक ही बार को का के लेना है, बाकी बात सी लेना है। तो यहाँ को का सी, और याद रखना है कॉपर यहाँ पर बैठेगा। अगर यहाँ आओ कर नहीं बैठा करके हरसू कर लगा देते तो बताइए यू लगता है ना, हमको चाहिए हो जाता, तो भाषा अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हमको लिख दिए। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा कोमाओ कर को यहाँ सी यू लिखना है, बस थोड़ा बहुत तो याद रखना पड़ेगा। चाहिए के लिए कुछ न है, इसके लिए कुछ नहीं, ये भाषा को बैठाने के लिए लिखे थे। बाकी बात पारा के लिए अच जी, चांदी के लिए ए जी, सोना के लिए ए यू। यहाँ पर सूत्र लिखे पारा का अच जी पारा का होता है, चांदी का ए जी होता है, सोना का ए यू होता है। चलिए एक बार फिर से हम मिटाते हैं फिर लिखते हैं। ठीक है, 2-3 बार मिटाएंगे लिखेंगे तो अपने आप को याद आ जाएगा। एक ही बार को का के लेना है, बाकी बात जहां जहां को दिखेगा वहां वहां आपको सी लेना है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? क्या बुझाया मास्टर? अरे बोलो ना यार, बुझाया। याद करना है, ये याद कर लीजिएगा बाबू, तो ईमानदारी से कहते हैं कत्तन 5 नंबरिया 2 नंबरिया उड़ाने वाले हैं। बहुत सा क्वेश्चन आप बनाइएगा, और क्वेश्चन हम बना करके भी आपको दिखाएंगे। तो को का यहाँ के लेना है, आकर का कुछ न, को का के, नो का आन, आकर का ए, को का यहाँ सी, आकर का ए, मो का आम, गो का जी। यहाँ हेडिंग लगा देना, 2 का लिखना, बाकी बात कुछ करना लिखना। एल्युमिनियम का एल, जिंक का जडन, लोहा का आफी, फिर भी को यहाँ पी बी, हमको का सिर्फ एच, कोमाकर का सी, आ यहाँ कॉपर हो जाएगा सी यू। चाहिए का कुछ न, पारा का एच जी, चांदी का ए जी, सोना का ए यू। यह है अभिक्रियाशीलता श्रेणी। धातु की अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे खतरनाक धातु कौन हो गया? सबसे खतरनाक हो गया के मतलब पोटासियम, इससे कम पावरफुल सोडियम, इससे कम पावरफुल कैल्शियम, इससे कम पावरफुल मैग्नीशियम, इससे कम एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर लोहा, फिर पीबी, ठीक है, लेड, शीशा, उसके बाद हाइड्रोजन। ये धातु नहीं है, ये वो धातु है हाइड्रोजन। फिर भी यहाँ इसीलिए रखा है, जब हम लोग आम्ल के साथ व्यवहार कराएंगे धातु का, आम्ल के साथ, जैसे HCl प्लस Na, तो होगा क्या? देखिए हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील है कौन? सोडियम। तो यहाँ पर NaCl बन जाएगा और इधर हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। तो सीधा सुनो, जब भी हाइड्रोजन से ऊपर जितना भी धातु है, जितना भी अभिक्रियाशीलता श्रेणी में धातु है, अगर वो अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस छोड़ेगा। क्या छोड़ेगा? हाइड्रोजन गैस छोड़ेगा। किसी को दिक्कत? तो यहाँ देखिए HCl अम्ल है, सोडियम है ना, यहाँ पर सोडियम रखो, पोटासियम रखो, जो रखना है रखो, वो सब हाइड्रोजन गैस छोड़ेगा। तो अभिक्रियाशीलता श्रेणी में, धातु की अभिक्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील धातु जब भी अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो कौन सी गैस छोड़ेगा? तो हाइड्रोजन गैस छोड़ेगा, याद रखना। ठीक है, एक तीर से कत्ता शिकार करने वाले हैं, बस एक चीज याद रखिएगा। इसीलिए अभी हम आपको याद दिला रहे हैं अभिक्रियाशीलता श्रेणी का। ये अपने से बैठ के आप भी सोचिएगा। देखिए को का के, नोमा का ना, का मांगे, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, फिर भी हमको चाहिए स्पेशल लगाए, हम स्पेशल लगाए, पारा, चांदी, सोना। ठीक है, अपने से बैठ के जब बनाइएगा, सोचिएगा, तो इससे भी आप अच्छे ट्रिक को, अच्छे से याद करने वाले तरीके को आप ढूंढ पाइएगा। बस हमको बस एक चीज पता रहता है, हमारा जो छोटा भाई बहन है उसको याद करने में तकलीफ ना हो, बच्चे को कष्ट ना हो, उन सारे कष्टों को हम प्रयास करते हैं दूर करने का। ठीक है, हमको पता है कि बच्चे को जब हम लोग याद करने बोलते हैं तो बच्चा को याद ना होता है,
अब बच्चा के पास उतना समझ भी नहीं रहता कि अच्छे तरीके से कुछ अच्छा सोच पाए। जो तेज होता है ना बाबू, वो कुछ करिए लेता है, लेकिन हमको भीड़ को लेके चलना होता है, उन तमाम बच्चों को लेके चलना होता है जो एक उम्मीद लगा करके बैठा रहता है कि नहीं हमको भैया हौला करके देगा। तो हमारा प्रयास हर संभव यही रहता है कि हम हौला कर दें। अगर जब बच्चा हौला कर लेता है याद करके, और उसको हौला करने में हम मदद कर देते हैं, और कोई बात नहीं है। फिर भी चलिए ठीक है। काना का मांगे, काना का मांगे, एल्युमिनियम जिंक लोहा फिर भी हमको चाहिए, पारा चांदी सोना। काना का मांगे, एल्युमिनियम जिंक लोहा फिर भी हमको चाहिए, पारा चांदी सोना। काना का मांगे, एल्युमिनियम जिंक लोहा फिर भी हमको चाहिए, पारा चांदी सोना। पारा चांदी सोना होला नुनू, याद हो गलो तो अच्छा तरीका से याद रखें। आइए हम लिखते रहे, घबराइए नहीं, लिखते रहेंगे हम। चलिए अब हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा एगो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, बताना सोच समझ के। एल्युमिनियम और कॉपर, एल्युमिनियम और कॉपर में झगड़ा हो जाए तो कौन जीतेगा? बोलो कौन जीतेगा? तो एल्युमिनियम जीतेगा। बोलो काहे? काहे कि एल्युमिनियम अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर से। अच्छा, कैल्शियम और लोहा में झगड़ा हो जाए तो कौन जीतेगा? तो जरूर है यहाँ कैल्शियम में जीतेगा, क्योंकि ये सबसे ऊपर से जैसे जैसे नीचे आइएगा, ठीक है, जैसे जैसे नीचे, ये निचलका ही है, इधर जगह नहीं था तो हम उधर लिखे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये नहीं कि वो दूसरा लाइन, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोहा के बाद यहाँ पीबी ही आएगा, ठीक है, लेड ही आएगा, ठीक है। हम मतलब हाइड्रोजन, कॉपर, उसके बाद पारा, चांदी, सोना, सबसे कम क्रियाशील, सबसे कम, मतलब कि कुछ न उखाड़ पाएगा, इसको आके सब थोपिया देगा, मतलब किसी से अभिक्रियाशील नहीं करता है, बहुत कम रिएक्टिव है, बहुत कम, ना के बराबर, इसीलिए सबसे नीचे है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु का नाम क्या होगा? तो पोटासियम बोलिएगा। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु का नाम क्या होगा? तो सोना बोलिएगा। ऑब्जेक्टिव में कुछ पूछ सकता है, 4 को दे देगा, बढ़ते क्रम में भी दे देगा, ऐसे दे देगा। एक क्वेश्चन हम आपको और यहाँ सेट करते हैं अभिक्रियाशीलता श्रेणी का। 4 को दे दिया, जैसे दे दिया एल्युमिनियम, लोहा, ठीक है, जर्डन और Cu। बोला क्या? बढ़ते क्रम में सजाइए, मतलब सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु से सबसे कम अभिक्रियाशील धातु की ओर सजाइए। तो देखिए अब यहां पर आकर देखो, सबसे इस 4 गो में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम, चलो ठीक है, एल्युमिनियम लिए। उसके बाद फिर क्या है? उसके बाद जिंक है, एल्युमिनियम के बाद जिंक है, जिंक यहाँ दिया तो जर्डन पहले होगा। उसके बाद लोहा है, Fe होगा, उसके बाद Cu होगा। ये हो गया बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम हो गया, मतलब कि सबसे ज्यादा ये पावरफुल है। अभिक्रियाशीलता श्रेणी का ये घटते क्रम है। अभिक्रियाशीलता श्रेणी का ये क्या? घटते क्रम। सबसे बड़का, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे यहाँ छोटा कॉपर था। अगर जरा इसको और थोड़ा और सजाने के लिए बोले 6-7 गो देते हैं, चलो ठीक है, 6-7 गो लेते हैं और अभिक्रियाशीलता श्रेणी को आप सजाइएगा, ठीक है। अभिक्रियाशीलता श्रेणी को आप सजा करके रखिए। चलिए लिखते हैं, Cu लिखे, Al लिखे, K लिखे, फिर आने लिखे, और फिर जर्डन लिखे, और Fe लिखे, और फिर क्या लिखे? Ag लिखे, उसके बाद फिर Au लिखे। Au इधर ही लिखते हैं कन्नो, और यहाँ लिखें Au लिखें, और यहाँ पर जो है ना हम लोग Hg लिखें, ठीक है। इतना लिख दिए। अब इसको बोले सजाने के लिए, तो यहाँ सबसे अधिक पावरफुल कौन है?
सबसे अधिक पावरफुल पोटासियम है। यहाँ देखो ना पोटासियम है, तो पोटासियम में सबसे पहले बरका लिखे, ठीक है, ये पावरफुल है। इसके बाद इससे कम पावरफुल कौन है? सोडियम है, तो सोडियम लिखे। इससे कम पावरफुल कौन है? कैल्शियम है। क्या इसमें सी एक की ध्रुव है? नहीं है, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद इसमें इससे सोडियम से कम पावरफुल कौन है? सोडियम से कम पावरफुल मैग्नीशियम है, ना कैल्शियम है। कैल्शियम तो ये नहीं है, मैग्नीशियम है। क्या इसमें मैग्नीशियम की ध्रुव दिख रहा है? आम्लीकरण दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। उसके बाद फिर कौन है? एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम है तो यहाँ एल्युमिनियम लिखेंगे। ये दोनों नहीं लिखा है, ये दोनों नहीं दिया है, तो नहीं दिया तो हम जुट्ठे का नहीं लिख लें। उसके बाद एल्युमिनियम के बाद कौन है? एल्युमिनियम के बाद जिंक है, जर्डन है। जिंक की ध्रुव दिया है क्या? यहाँ दिया है, तो जर्डन। जर्डन के बाद क्या होगा? लोहा। लोहा की ध्रुव दिया है क्या? यहाँ दिया है, आप ही। उसके बाद फिर कौन होगा? उसके बाद पीबी होगा क्या? इधर पीबी है क्या? हाइड्रोजन है क्या? फिर कॉपर है, कॉपर इसमें दिया है, तो Cu लिखे। उसके बाद फिर क्या है? उसके बाद है पारा, Hg। Hg दिया है, Hg लिखे। उसके बाद क्या है? Ag। उसके बाद क्या है? Au। सज गया। ये है अभिक्रियाशीलता श्रेणी। जो जैसा दिया रहेगा उस तरह से सजाना है। और हमको लगता है अब आप सजाने सीख गए हैं। क्वेश्चन में 4 गो ऑप्शन में दे सकता है, 1 गो दे सकता है, 2 गो दे सकता है, ठीक है, जैसे पूछे। लेकिन हम आपको मजबूत करना चाहेंगे, ना कि आपको अधूरा अधूरा छोड़ेंगे। तो अभिक्रियाशीलता श्रेणी समझ गए हैं तो अच्छी बात है। चलिए अब हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया की ओर चलते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए अब हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया को एग्जाम में विस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी पूछा जा सकता है, इसीलिए एकल विस्थापन अभिक्रिया को परिभाषित उदाहरण सहित परिभाषित करें ये रहे, या फिर विस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित करें ये रहे, तो पूछने का बात भले अलग अलग तरीके से पूछ, लेकिन एक के बात रहा है। तो आप स्पष्टता के साथ वही एग्जाम्पल बोलिएगा जो यहाँ लिखे हैं, जो अभी आपको हम पूरा अच्छा से समझाएंगे। परिभाषा लिखना बड़ी बात नहीं है, उसको सीखना बड़ी बात है, और हम आपको सिखाने के लिए भरदम प्रयास करेंगे। आप निश्चिंत रहिए, ये एकल विस्थापन अभिक्रिया आप अच्छे तरीके से सीख पाइएगा, इतना प्रयास जरूर कर देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। एकल विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले क्या लिए? CuSO4 लिए, ठीक है। CuSO4 में हम लोग लोहे के कील को डाल दिए, और अभी तुरंत हम आपको याद कराए थे। क्या याद कराए थे? काना का मांगे। उस को के बाद एक के को के लिए हम के लिखने बोले, बाकी बात जितना को मिलेगा उसके लिए सी लिखने बोले थे। काना का मांगे, मांगे काम जी, काना का मांगे एल्युमिनियम, जिंक, लोहा। फिर भी का पीबी, फिर भी हमको चाहिए एल्युमिनियम, हमको चाहिए पारा, चांदी, सोना। यही ना था जी? काना का मांगे एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, फिर भी हमको चाहिए का कुछ नहीं, पारा, चांदी, सोना। अब यहाँ ध्यान दो, सुनो, यहाँ Cu है और यहाँ लोहा है, और यहाँ सुनना है जो Cu है और SO4 है। Cu ध्यान से सुनना बहुत अच्छे से। Cu SO4 के पास -2 चार्ज है। SO4 -2 चार्ज लेकर बैठा है। मतलब SO4 अगर कॉपर से दोस्ती करना चाहे तो कॉपर इसको 2 गो इलेक्ट्रॉन देगा, और ये सल्फेट SO4 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। इसके पास देने की क्षमता है, इसके पास लेने की क्षमता है। इसीलिए कॉपर सल्फेट को देने का पावर रखता है और सल्फेट लेने की क्षमता को भी रखता है। इसलिए दोनों आपस में दोस्ती कर लिया और कॉपर सल्फेट बनाया। मतलब यहाँ देखिए +2 आयन है, -2 आयन है। आयनों का आदान प्रदान हुआ है। आयन का एगो +2 एगो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है,
इलेक्ट्रॉन का त्यागना, इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अवकरण कहलाता है। अब ध्यान से सुनना, Cu इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, SO4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर ऑक्सीकरण अवकरण हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये जो आप ही है इसके पास भी क्षमता है इसको 2 इलेक्ट्रॉन देने का, 2 इलेक्ट्रॉन देने का इसके पास भी क्षमता है। तो सीधा सीधा समझना, लोहा इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ऐसे समझो, यहाँ पर देखो लोहा यहाँ है और कॉपर यहाँ है, ऊपर में सबसे अधिक अभिक्रियाशील और नीचे में सबसे कम। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आइएगा अभिक्रियाशीलता श्रेणी का पावर घटता जाएगा, लेकिन कॉपर नीचे में है, लोहा ऊपर में है, तो ये अधिक अभिक्रियाशील है, ये कम अभिक्रियाशील है। कॉपर कम अभिक्रियाशील है, लोहा आयरन अधिक अभिक्रियाशील है। और यह एकल विस्थापन अभिक्रिया कहता है कम अभिक्रियाशील वाले धातु, कम अभिक्रियाशील वाले यौगिक में जो उपस्थित तत्व होगा उसको हटाकर अधिक अभिक्रियाशील वाला यौगिक, अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व जाकर वहां बैठ जाएगा। मतलब ये कॉपर को जाके आयरन बोलेगा, कॉपर को जाके आयरन बोलेगा, ए बाबू इधर सुनो, जाओ तुम बाबू हॉर्लिक्स बॉर्नवीटा पी के आओ, ठीक है, थोड़ा बॉडी सोडी बना के आओ, अभी हमसे तुम नहीं फरिया पाएगा, काहे हम तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। हमसे जब फरियाना है तो जाके बॉर्नवीटा हॉर्लिक्स फल फ्रूट जूस एकदम बढ़िया से पी के, एकदम बढ़िया से डीप सूप मार के जिम उम जा करके पहलवान बन के आओ, ठीक है। तब तक हम जो है ना, हम आपका फ्रेंड को अपने पास रख लेते हैं, ठीक है। सीधा सीधा कहें तो हम आपका मलकाइन को अपने पास रखते हैं, आप जाइए बॉर्नवीटा हॉर्लिक्स पी के आइए तो बढ़िया से, काहे कि आपसे अभी आप हमसे फरिया नहीं पाइएगा। और आपको पता है ना कि दुनिया शक्तिशाली आदमी के आगे घुटना टेक देता है, तो ये शक्तिशाली है और ये कमजोर है, इसको घुटना टेकना पड़ेगा। इसीलिए ये चला गया बेचारा बॉर्नवीटा पीने के लिए उधर बगल में गया, इसका मलकाइन को लेकर के कौन लोहा। तो सीधा सीधा समझो, अब यहां पर समझ में आ गया है, शक्तिशाली वाला आदमी कमजोरवा को लात मार के भगा देगा और उसका मलकाइन को अपने पास रख लेगा। समझाने के लिए हम मलकाइन शब्द बोले हैं। इससे अगर आपको बुरा लग रहा है बाबू, तो आप इस जगह जो दोस्त साथी रखना चाहते हैं तो रख लीजिए, बस हम आपको जल्दी से याद रखवा पाए इसीलिए इस शब्द का इस्तेमाल किए, न कि हमारा आपको बुरा लगाने का इच्छा था, ऐसा कुछ बात नहीं है। आप अच्छे से सीख पाए, थोड़ा अच्छे से इंटरेस्टिंग तरीके से, इसीलिए बोले, न कि हम आपको कुछ गलत तरीके को सोच के बोले, ऐसा कोई बात नहीं है। बस आप अच्छे से सीख पाए इसीलिए बोले। अगर जहाँ ऐसा शब्द से आपको बुरा लगता है तो आप किसी और टीचर के पास पढ़िए ना, ऑनलाइन है, जबरदस्ती थोड़े है, कोई जोर जबरदस्ती है। हम क्या बोल रहे हैं आप ही के पढ़ने के लिए, अवसर नहीं बाबू। अगर आपको बुरा लग रहा है तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी भी हैं, फिर भी हमारा पढ़ाने का तो तरीका यही है। तो ध्यान से सुनना, CuSO4 में ये जो मलकाइन बैठी है, ये मलकाइन को लेकर के कौन चला गया? लोहा। काहे कि ये शक्तिशाली है, किससे? कॉपर से। तो कॉपर बेचारा इधर आकर शांति से बैठ गया। काहे? कौन रहा रो रहा है? मेरा मलकाइन को लेकर भाग गया, बाहर ससुर सुनाई जाएगा हॉर्लिक्स बॉर्नवीटा पी ताकतवर दे को लेकर भागती रहे। इसीलिए कि दुनिया शक्तिशाली आदमी आगे में घुटना टेके, तरह समझे नहीं लो बक लो मारा कौन है, तब जाकर बॉर्नवीटा हॉर्लिक्स पी, जाकर बढ़िया से जाकर हॉर्लिक्स पी। हाँ, हॉर्लिक्स नहीं पीवा जाएगा, अच्छा सा डीप सूस मार, एकदम बढ़िया से खो पी, एकदम बढ़िया सा अनाज तनाज एकदम लपालप, हर एक प्रकार रो मोटो अनाज खो, खाली वो कुरकुरे और चाउमीन खाए मेरा बकलोलबा मार कौन जरे में ससुर सुनाई, खाली कुरकुरे और चाउमीन खाता है, बर्गर और मोमोस, अरे बा समोस, यही सब खेबे करे। समोस तमोस खाएगा तो कुछ होगा, रूस गया कमीना कहीं का, कौन जर में मारेंगे। इसीलिए तुम्हारा मैडम को लेके गए यार 2 गला कहीं का,
अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ बॉर्नविटा पियो, हॉर्लिक्स पियो, खाओ पियो बढ़िया से। हाँ तो ध्यान दो, तो इस सल्फेट को लेकर के कौन चला गया? Fe-SO4। ठीक है, Fe-SO4 लेके चला गया। मतलब ये एक अधिक अभिक्रियाशील धातु सल्फेट को अपने पास रख लेगा और कम अभिक्रियाशील धातु को लात मार के भगा देगा। चलिए एग्जाम्पल में और लेते हैं। अब यहां देखिए क्या क्या हम ले सकते हैं। यहां CuSO4 रहने दो, हेलो लिखो, CuSO4 और लिखो। अभी देखो कत्ता इसको लती आएगा, कतना 4 को लिखे, देख रहा कत्ता लती आएगा। Cu के ऊपर में जर्डन है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, सब को लेते हैं। ठीक है, Cu के ऊपर में देखिए अच्छा से देखिए, हाँ यहाँ Cu है ना Cu। यहाँ ध्यान दो, लोहा को तो ले लिए, अब जर्डन को लेते हैं, एल्युमिनियम को लेते हैं, मैग्नीशियम को लेते हैं। कहा Cu के ऊपर में सब शक्तिशाली है, तो सब को हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पर लिए जर्डन, उसके बाद लिए Mg, उसके बाद लिए Al। ठीक है, ले लिए, कुछ ना करना है, बस सीधा सीधा कॉपर को लात मार के भगाएगा, सबको मार के भगाएगा। तो जितना जगह कॉपर बैठा है ये सब मारेगा दे दनादन। अरे ना बाबू, एकदम कॉपर एकदम सरिया के बैठल, बोलो का है? कम अभिक्रियाशील है, शक्तिशाली नहीं है। और शक्तिशाली वाला क्या करेगा भाई? शक्तिशाली वाला इसका मलकैन को अपने पास रख लेगा, इसका फ्रेंड को अपने पास रख लेगा, समझे? इसके पास जो धन दौलत संपदा होगा छीन लेगा सीधा सीधा। इसके पास जो भी धन दौलत संपदा है वो सब कुछ छीन लेगा, अपने पास रख लेगा। कौन? शक्तिशाली आदमी। ये लुटेरा है, क्या है? ये लुटेरा है। ठीक है, और कॉपर अपना धन को लेकर के, कॉपर अपना धन को साथ में लेकर के जा रहा था, हम बहुत पैसा वाला हैं। अरे जाने वहां लुटेरा बैठा है, डाकू। ठीक है, और जौन रास्ता से तुम जा रहा है ना, उधर खाली लुटेरे का खानदान है। देखो लुटेरा सब लूटेगा, इससे बच जाएगा तो ये लूटेगा, इससे बचेगा तो ये लूटेगा, इससे बचेगा तो ये लूटेगा, बच नहीं पाएगा। इसीलिए बाबू पावरफुल बनो, या ड्रीम ड्राम या बुझा रहा है, बुद्धि से भी और शरीर से भी पावरफुल रहिएगा, तब कंपटीशन में जीत पाइएगा। न तो धकाधक रौंदने वाला आगे बढ़ेगा, समझे? खाली पढ़ाइए में तेज रहने से कुछ ना होगा। देख रहे हैं हम यहाँ झुंझुना बजा रहे हैं। दौड़ने गए थे फील्ड में एक बार। खैर अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलना पसंद करेंगे, ध्यान से सुनना। CuSO4 जर्डन, तो CuSO4 जर्डन, और CuSO4 उधर, CuSO4 का सब C उधर गया है, तो जर्डन के साथ कौन घुसेगा? जर्डन SO4। और यहां पर कौन रे? MgSO4। और यहां कौन रे? Al2SO4। यहां 2 लगेगा, एल्युमिनियम में 2 लगता है, याद रखिएगा। Al2SO4 का होल 3, Al2SO4 का होल 3, बस ये याद रखना। ऐसे ना झूठे का ऐसे ये कर देना, याद रखने के लिए बोले, याद रखना। Al2SO4 समीकरण को संतुलित करने के लिए यहाँ पर अच्छा से मिला लीजिए। यहाँ Al2 2 गो है, SO4 ठीक है, यहाँ पर 2 दे दीजिए। एल्युमिनियम 2 गो हो गया, ऑक्सीजन का गो हो गया जी, आस यहाँ पर ऑक्सीजन 12 हो गया। अगर यहाँ 3 गो दे दीजिएगा, हो गया 12 गो। क्या हो गया? 12 हो गया। किसी को दिक्कत? चलो ठीक है, समीकरण संतुलित हो गया। किसी को दिक्कत है तो बोलो। नहीं दिक्कत है? दिक्कत नहीं है बकलुल बा, दिक्कत है। हाँ दिक्कत कुछ ठीक है। हाँ एक चीज का दिक्कत है, यहाँ 3 कॉपर रहेगा। अब समीकरण संतुलित हो गया। अब ध्यान तो सुनना, साफ सुथरा लिख दिए कि गलत ले, एक राह साफ कर देते हैं। फिर से लिखते हैं,
परिभाषा भी हो गया, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। अभी मत खत्म करना इसको, अभी बहुत कुछ इसमें भाषण देना बाकी है। ठीक है, अभी बहुत एग्जाम्पलों लेने का मन करेगा तो लेंगे, ध्यान से सुनना। यहाँ लिखे थे CuSO4 प्लस Fe, तो यहाँ बना था FeSO4, इधर Cu बेचारा आके बैठ गया था। उसके बाद फिर लिखे CuSO4, यहाँ लिखे जड़न, तो यहाँ बना जड़न SO4 प्लस Cu। कारण क्या है, कॉपर जो है ना, कॉपर जिंक से कम अभिक्रियाशील है, जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। इधर अभिक्रियाशीलता श्रेणी दिखा दी है। उसके बाद फिर लिखे CuSO4 प्लस Mg, यहां लिखेंगे MgSO4 प्लस Cu। उसके बाद फिर CuSO4 प्लस Al, तो यहां लिखेंगे Al2SO4 प्लस Cu। अब समीकरण को संतुलित करेंगे, यहाँ पर हॉल 3, समीकरण को संतुलित कीजिएगा तो एल्युमिनियम यहाँ 2 गो है, एल्युमिनियम 2 गो हो गया, समीकरण ठीक ठाक हो गया। SO4 में आस 3 गो, ऑक्सीजन 12 गो। अब यहाँ 3 दिए तो आस तो 3 गो हो गया, ऑक्सीजन भी 12 हो गया, लेकिन कॉपर 3 गो बन गया, तो यहाँ 3 दे दिए, अब कॉपर 3 गो के समीकरण संतुलित हो गया। ऐसे ही लिखे थे। आपको एकल विस्थापन अभिक्रिया में सब एग्जाम्पल नहीं लिखना है, 2 गो ही लिखना है, लेकिन आप उतना सोच लीजिएगा तो आप लिख लीजिएगा। अब ये खत्म नहीं हुआ, अब सुनो, यहाँ से कहानी शुरू हुआ है। यहाँ से 2 नंबरिया क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन देखिए 4 गो बन गया। पूछेगा, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के कील को डाला जाता है तो क्या होता है। तो एक बात सुनना, ये कॉपर सल्फेट का जो विलयन है ये नीला रंग का होता है। किस रंग का होता है, नीला रंग का। और ये रंगहीन होता है, ये भी रंगहीन होता है, ये भी रंगहीन होता है, ये तीनों रंगहीन होता है। ये तीनों कैसा होता है, रंगहीन होता है, इसमें कोई कलर ना होता है। लेकिन इसका कलर होता है, इसका कलर हल्का हरा होता है, हल्का हरा होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, सुनिएगा कि लिखेंगे। अच्छा सुन लो, फिर लिख भी देंगे, ठीक है, हर एक क्वेश्चन का उत्तर लिख देंगे। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के कील को डाला जाता है तो क्या होता है, ये क्वेश्चन है, तब इसका आंसर लिखेगा। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के कील को डाला जाता है तो, ठीक है, लोहे के कील को डाला जाता है तो लोहा अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कॉपर को विस्थापित कर फेरस सल्फेट का निर्माण कर लेता है, जिससे विलयन का रंग नीला से हल्का हरा हो जाता है। हो गया। और उसके बाद ये समीकरण लिख लीजिएगा, समझे कि ना। उसके बाद यहां पर क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक को डाला जाता है तो क्या होता है, तब फिर बोलिएगा। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक को डाला जाता है तो जिंक अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कॉपर को विस्थापित कर जिंक सल्फेट का निर्माण कर लेता है और विलयन का रंग नीला से रंगहीन हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में मैग्नीशियम को डाला जाता है, कील नहीं बोलना, जब मैग्नीशियम को डाला जाता है तो क्या होता है, तब फिर बोलिएगा। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में मैग्नीशियम को डाला जाता है तो मैग्नीशियम अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कॉपर को विस्थापित कर मैग्नीशियम सल्फेट का निर्माण करता है, मैग्नीशियम सल्फेट का निर्माण करता है, साथ ही विलयन का रंग नीला से रंगहीन हो जाता है। ठीक है। और उसके बाद यह समीकरण लिख लीजिएगा। इसका क्वेश्चन का उत्तर सुनो। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में
एल्युमिनियम के टुकड़े को डाला जाता है तो क्या होता है? तब बोलिएगा, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में एल्युमिनियम के टुकड़े को डाला जाता है तो एल्युमिनियम अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कॉपर को विस्थापित कर एल्युमिनियम सल्फेट का निर्माण करता है। साथ ही विलयन का रंग नीला से रंगहीन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये समीकरण लिख लीजिएगा। चारों का भाषा लिख दिए, बोल दिए। अगर आप थोड़ा वीडियो को रोक रोक के लिखिएगा तो चारों का भाषा आप लिख पाइएगा। आराम से लिखिएगा तो जरूर लिख पाइएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से आप लिख लीजिएगा। भाषा में एक ही चीज है, सीधा सीधा भाषा देखिए कैसे बनता है। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के कील को डाला जाता है तो, या फिर मैग्नीशियम के टुकड़े को डाला जाता है तो, एल्युमिनियम के टुकड़े को डाला जाता है तो, और कह रहे जिंक के टुकड़े को डाला जाता है तो, ठीक है, लोहा अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण, या लोहा की जगह कौन है? मैग्नीशियम अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण, जिंक अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण, या फिर एल्युमिनियम अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कॉपर को विस्थापित कर देता है। कॉपर को विस्थापित कर फेरस सल्फेट का निर्माण करता है। साथ ही विलयन का रंग नीला से हल्का हरा हो जाता है। हो गए? कोई दिक्कत? उसके बाद ये समीकरण लिख देना है। इसी तरीके से आप भाषा को व्यवस्थित तरीके से लिख पाइएगा तो ये चारों का चारों उत्तर आप लिख सकते हैं। अगर आप कहिएगा तो हम लिख भी देंगे। खैर अभी समझा रहे हैं, समझिए, अभी बस समझा रहे हैं, घबराना नहीं है। समझा रहे हैं तो समझ लो बाबू, समझ लेगा तो बेहतर तरीके से लिख भी लेगा। लेकिन हम एक बात और बोले, एक बात और बोलते हैं। बोलो क्या? अरे बोलो न यार, क्या बोले? बोलो न, बोलो न, बोलो न, बोलो न, बोलो। क्या जरूरी है हमेशा? क्या जरूरी क्या कॉपर सल्फेट रहे? न रहेगा तब हम नहीं रखेंगे। हमारा मन ना है कॉपर सल्फेट रखने का। अच्छा एक बात और, यहाँ कॉपर सल्फेट रखें, Cu रखें, ठीक है। यहाँ पर जो है ना, आपकी बार हम अभी ना एक मेटा ये लिखे, कॉपर को तो अभी सब ने लात मार के उधर भगा दिया। चलिए अभी कॉपर को थोड़ा पहलवान बनाते हैं इस जगह, उसके बाद कॉपर को और लात मारेंगे, टेंशन न लो। हाँ जो अभी याद किया, काल फालतू का याद किया, इसका उपयोग ये नहीं किए, इसका उपयोग किए, अभी चारे को उपयोग किए, हिनकरो उपयोग नहीं कर सकते क्या? इसका ऊपर उसका ऊपर नहीं कर सकते? कर सकते। अभी चलो सुनो, Cu ले लिए, फिर 3 डालिए, Cu लिए, Cu लिए, याद कायल किए उसको, जुट्ठे का। हाँ यहाँ देखो, आपकी बार Ag डाले, Cu के जगह Au डाले और Hg डाले, पारा डाले। तो ध्यान से सुनना। हाय देखो, कॉपर के बाद ये सब है तो कॉपर अधिक अभिक्रियाशील है। कॉपर अधिक अभिक्रियाशील है किससे? पारा से, चांदी से और सोना से। ऐसे सुनो, काना का मांगे एल्युमिनियम जिंक लोहा, फिर भी मतलब लेड हाइड्रोजन कॉपर, Cu Hg, पारा चांदी सोना, पारा चांदी सोना। तो ये अधिक अभिक्रियाशील है, कॉपर अधिक अभिक्रियाशील है, ये सब कम है, सबसे कम सोना है। आप बताओ। हाँ यहाँ देखो, कॉपर यहाँ अधिक अभिक्रियाशील है, चांदी कम अभिक्रियाशील है। तब कॉपर बोलेगा, बाबू रे डाकू बन रहा है तुम, हमको लूटने आया है। अरे ससुर सुना ही, जाके थोड़ा बॉन्ड मीठा हॉर्लिक्स पियो, ठीक है, ना खाया पिया है और डाकू बनने आया है। मारेंगे कौन जर में पड़कता, भागो यहाँ से। बकलोल कही का डाकू बनेगा, पढ़ो लिखो जाके, डाकू को ना बनो। अगर जो डाकू बनना ताकतवर बनो तब लूट पाएगा, नहीं तो नहीं लूट पाएगा। बोलो काहे यहाँ कॉपर काहे भज भज कर गया? काहे कि कॉपर से ये सब कम अभिक्रियाशील है।
और कम अभिक्रियाशील वाला अधिक अभिक्रियाशील वाला को ना हिला सकता है। ठीक है, अधिक अभिक्रियाशील वाला कम अभिक्रियाशील वाला को लात मार के भगा सकता है, उसको लूट सकता है। लेकिन यहाँ कॉपरे पहलवान था, और जो छोटका पहलवान सब आया ना, मारा कान में पराक था, ए हमरा लूटे ले लो से। चल हटी की दुकान लगा बेटा, चल जाकर पहले जाकर बॉडी सोडी बनाओ, बॉर्नविटा पी, हॉर्लिक्स पी, तब फिर हमरा लगे समझला। चाउमीन और मोमोस और सोमोस खाए के हमरा लुटिल माइनो ना हो तो जाके पहले मेहनत कर, एकदम बढ़िया से डीप सूस मार, जिम जो कसरत कर, एकदम रोज ढाकर रकम दौड़, तब यहाँ बेटा हमरा लुटेल। एखनी ना चाउमीन मोमोस खाना छोड़ी कर जाके मकई रोटी और गेहूं रोटी एकदम मोटे मोटे खो, तब पहलवानी होते बेटा एकदम जबरदस्त। 1 किलो दूध सीधे गटागट मारी ले, बुझार ले जाओ, तब शरीर एकदम लाग तब छेके कुछ समझल कि ना। हमरा जो फरियानो हमरा संग तो जाके पहले बॉर्नविटा पी गया, हॉर्लिक्स पी गया, एकदम मकई रोटी दूध साग चटनी सब खो, एकदम अघाय के फल फ्रूट जितना खाना खो। ठीक है, अंडा बेजा ना खइया, ताकत उकत नहीं तो लीवर तीवर खराब है, तो ध्यान ना। देखिए तो कॉपर अधिक अभिक्रियाशील है और ये सब कम अभिक्रियाशील है, इसलिए नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं, अभिक्रिया ना होगा। ठीक है, लेकिन एक चीज और, अभी जो हम लोग एक चीज देखो इधर बन रहा था, अच्छा से गौर करो तो बहुत चीज आप लोग समझने लगे। अब अच्छा से गौर करना, अभी हम लोग बनाए थे अमजी असोफोर, बनाए थे कि नहीं बनाए थे? अब आज सीयू से मिलाए थे तो अमजी असोफोर बनाए थे कि बनाए थे? अरे बोलो न यार, बनाए थे कि नहीं बनाए थे? बनाए थे। क्या बनाए थे? बोलो क्या बनाए थे? अमजी असोफोर बनाए थे। ठीक है, हम अमजी असोफोर बनाए थे, जड़न असोफोर बनाए थे, और क्या बनाए थे बोलो तो? आफी असोफोर बनाए थे, आफी असोफोर बनाए थे, आफी असोफोर बनाए थे। ठीक है, इतना कुछ हम लोग बनाए थे ना। और कुछ बनाए थे, बहुत कुछ बनाए थे, Al2 भी बनाए थे, लेकिन उसको इग्नोर करते हैं तो फिर आपको संतुलित करने में दिमाग खराब होगा, समय खाएगा। चलो ठीक है, इसमें अब हम लोग क्या करते हैं, अमजी असोफोर में क्या करते हैं, कुछ अलग चीज डाल देते हैं। क्या डालते हैं? आफी असोफोर में, अमजी असोफोर में अलग चीज डालते हैं। डालें? अरे बोलो नहीं यार, डालें कि नहीं डालें? बोलो क्या डालें? जड़न असोफोर में क्या डालें? बोलो। जड़न असोफोर में हम लोग अमजी डाल देते हैं। आफी असोफोर में क्या डालें? बोलो। आफी असोफोर में क्या डालें? बोलो बोलो बोलो। इसमें भी अमजी डालते हैं। उस समय खाली सीयू असोफोर नहीं था, आपकी बार अलग अलग लिए, और अमजी दोनों में डाल दिए। यहाँ अमजी है, ये है अमजी वाला में अमजी वाला नहीं डाल दीजिएगा, अमजी वाला में क्या डालिएगा? इससे ऊपर वाला कुछ है ये नहीं है। ये तीनों को हम लोग नहीं डाल सकते हैं। इसका कारण ये है कि ये बहुत खतरनाक है। ये जो है ना, जब जलीय विलयन में जाएगा पानी से अभिक्रिया करके ब्लास्ट कर जाता है। ठीक है, बहुत अधिक अभिक्रियाशील। धातु से अभिक्रिया बाद में करेगा, पानी से अभिक्रिया करेगा, ब्लास्ट करेगा। ठीक है, आग लगा लेगा, खुद को अपने आप को फाड़ देगा। इसीलिए सोडियम को पानी में न रखा जाता है बाबू, पोटासियम को भी न रखा जाता है। सोडियम पोटासियम से पानी में जा करके आग लगा लेता है। ठीक है, इसीलिए केरोसिन तेल में रखा जाता है। क्वेश्चन देखिए कितना पूछा जाएगा, सोडियम को केरोसिन तेल में क्यों रखा जाता है? पोटासियम को केरोसिन तेल में क्यों रखा जाता है? कैल्शियम को किसी जगह पानी में रखेगा तो फेन बन के ऊपर आ जाएगा। ये सब क्वेश्चन धातु अधातु वाला है, वहां पढ़िएगा। खैर यहाँ भी लिखने का मन है, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखेगा? सोडियम अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण जल से अभिक्रिया कर खुद को आग लगा लेता है, और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। हाइड्रोजन खुद जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, जो ज्वलनशील गैस होता है। इसीलिए यह जल में नहीं रखा जाता है। अपने भाषा में लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर भी बात करेंगे, समय लंबा जा रहा होगा। ठीक है, अभी हम लोग कहाँ है कल विस्थापनीय अभिक्रिया में भाषण दे रहे हैं, एकदम पूरा फाउंडेशन बैच के तरह सोच रहे हैं।
लेकिन फाउंडेशन बैच में यार तगड़ी सब बात होता है। ये तो छोटा मोटा बात कर रहे हैं, फाउंडेशन बैच में बाबू बहुत ही गंभीरता के साथ और बेहतर करने का प्रयास किया जाता है। बोलो का है 1 साल है केमिस्ट्री पढ़ाना, अच्छे से आता है तो अच्छे से सिखाने का भी मेरा मन रहता है। बच्चा एकदम संतुष्ट होकर के अपने आप को लगे कुछ कर रहे हैं ऐसा पढ़ता है। कुछ भी मतलब कुछ भी क्वेश्चन पूछो तो कुछ भी निकाल देगा वो, ऐसा बनाना होता है हमको। ठीक है, भाषणबाजी नहीं, बच्चा के पास हकीकत में साइंस को जी रहा होता है। पढ़ाई का मतलब ये नहीं पढ़ना है, पढ़ाई का मतलब है उस समय को जीना है। टाइम इज मनी नहीं, टाइम इज लाइफ। ठीक है, समय पैसा नहीं बाबू, समय को हम लोग कीमती नहीं बोल सकते। समय मेरा जीवन है, टाइम इज माई लाइफ, इसको हमको जीना है। अभी 10वां में आप हैं तो 10वां जीना है आपको, ना कि पढ़ना, ना जीना है। मतलब 10वां याद रह जाए कि कुछ किए, कुछ पढ़े, लगे कुछ हो रहा था, इस लायक सोचना था। ये नहीं कि दूर पढ़ने जाना है, मन नहीं करता जाने का, दूर हमरो मना। केमिस्ट्री देखी दारू बाबा, पढ़ने जैसे पढ़ने का बात है तुरंत या रेडी या चल एकदम बढ़िया, एकदम अरे वाह तैयार एकदम। मिले कंगी तो ठीक है, ना मिले तो बाहर में जाओ, हाथ में मारे ठीक है, ठीक है, हो गया। सच सफर के निकल गए, ज्यादा सच सफर के वाला विद्यार्थी पढ़ता लिखता नहीं है, हो गया। उसके बाद कहाँ कॉपी किताबें लिए हाथ में, नहीं तो बैग लिए तो बैग है, चल दिया। उसके बाद जो मजा आता है पढ़ने में, खाली ये भाषणबाजी थोड़े, या गजब पढ़ाई होता है, मजा आता है जी। हमको भी आता है बच्चा को पढ़ाने में मजा, बच्चों को मजा आना चाहिए। छोटा भाई बहन एकदम खिल के जाए, ऐसा मेहनत। भले भाषण दे रहे वो अलग बात है, चलिए भाषण तो भाई पढ़ाइए तो देवे नहीं करेंगे तो ठीक है। आमजी या सोफोर में यहाँ पर और कुछ हम लोग डाल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, आमजी या सोफोर में हम लोग कुछ और डाल नहीं सकते हैं। अगर जब डालिएगा तो बेकार हो जाएगा। तो आमजी या सोफोर वाला यहाँ जो हम लिखे हैं इसको मिटा देते हैं। ठीक है, हाँ, जड़ाना सोफोर में आमजी डाल सकते हैं, आफिया सोफोर में आमजी डाल सकते हैं। ठीक है, आफिया सोफोर में आमजी डाल सकते हैं। सीयू असोफोर में आफी हम लोग पहले डाल दिए हैं, आफिया सोफोर में भी हम लोग कुछ और डाल सकते हैं। चलिए एक और लेते हैं, आफिया सोफोर लेते हैं। इसमें हम लोग एल्युमिनियम डाल देंगे ना। ठीक, आफिया सोफोर में एल्युमिनियम डाल सकते हैं। आफिया सोफोर में मैग्नीशियम डालिए दिए हैं, आफिया सोफोर में मैग्नीशियम डाल दिए, एल्युमिनियम डाल दिए, जिंक डाल सकते हैं। आफिया सोफोर में जिंक भी डाल सकते हैं। आफिया सोफोर में क्या डाल सकते हैं? जिंक डाल सकते हैं। कोई दिक्कत डालिए। हाँ देखो, एल्युमिनियम मैग्नीशियम, तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ क्या आ जाएगा? आमजी आसोफोर। इधर क्या निकलेगा? आमजी अधिक अभिक्रियाशील है, जिंक उधर जाएगा बोरम। रे की बाबू की हाल? बॉन्ड बिटा ना पिलाला, चाउमीन मोमोस खेलाला, चल निकलता, चल निकल, चल। जड़न गया तेल बेचने। अच्छा बाबू, लोगों को देखो भगा दिया। अरे बाबू की हाल? चल निकल बेटा, तो चलो निकल जाओ। तो मैग्नीशियम पावरफुल है, इसीलिए लोहा को भी नहीं छोड़ा, एल्युमिनियम को भी नहीं छोड़ा, जिंक को भी नहीं छोड़ा, सबको लपेट दिया। चल भाई भाग रे, जाएगा बाबू जाएगा। बॉन्ड बिटा हॉर्लिक्स पीता हूँ। हाँ, ये ज्यादा शक्तिशाली, खूब बॉन्ड बिटा हॉर्लिक्स। मोमोस सोमोस कहियो खेबे नहीं किया, हॉर्लिक्स बॉन्ड बिटा, फल फ्रूट, मकई का रोटी, जंडा का रोटी, गेहूं का रोटी, एकदम मोटका मोटका, सत्तू, एकदम दूध दही, एकदम घी पनीर सब रेल के खाया, एकदम खतरनाक। अब मजबूत हो गया, ये सबको फरियाने लगा। हाय सब इतना मजबूत है, किसी के साथ बैठेगा तो अपने में आग लगने लगता। बाहर में जाओ ससुर सुन, बाहर में जाओ, तुम किसी के साथ जिएगा, तुम तो सबको ले डूबेगा। तो ये आफिया सोफोर को भी उधर भगा दिया। यहाँ पर आफिया सोफोर होगा, आफी को भगा दिया और आमजी असोफोर बन गया। आमजी असोफोर बन गया। और यहाँ क्या बनेगा? Al2 असोफोर का हॉल 3, इधर आफी
समीकरण को संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 हो गया समीकरण संतुलित। किसी को दिक्कत गया भेजा में इसी तरीके से बनता है, बस संतुलित करना है। लेकिन एक चीज और सुनो, हाँ, जो एकल विस्थापन अभिक्रिया का जितना भी एग्जाम्पल लिखें, इस सारे का सारा एग्जाम्पल को एक एग्जाम्पल के माध्यम से और थोड़ा समझा देते हैं, ताकि अभी हम शुरू में समझाए भी थे। ठीक है, होता क्या है, एक एग्जाम्पल और लेते समझा देते हैं। जैसे CuSO4 है प्लस Fe है, तो FeSO4 और Cu इधर बैठ गया था। तो Cu जो है ना, इसके साथ जब दोस्ती किया होगा तो Cu+2 हुआ होगा, SO4 -2 हुआ होगा। लेकिन जब SO4 इसके साथ दोस्ती किया होगा, SO4 Fe के साथ दोस्ती किया होगा, ये +2 दिया होगा, ये -2 लिया होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, मतलब एगो कोई इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का त्यागना और ग्रहण करना, ये दोनों अगर हो रहा है तो जरूर ये ऑक्सीकरण अवकरण है। इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो अवकरण। तो दोनों घटना जब साथ साथ होगा तो उसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो इसमें जितना भी अभी हम लोग एग्जाम्पल पढ़े, ये सब ऑक्सीकरण अवकरण को दर्शाता है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया भी है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया भी कह सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ प्लस ऊष्मा भी निकलता है, कुछ मात्रा में ऊष्मा रिलीज करता है, इसीलिए यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। ठीक है, इसीलिए यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। बहुत सोच समझ के पढ़ो बाबू, ऐसे ना। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया में जितना भी अभिक्रिया हम लोग पढ़ें, वो सारे का सारा क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। वो सारा का सारा क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, हमको तो लगता है जी एकल विस्थापन अभिक्रिया ही 1 घंटा खा गया होगा। क्या करें, इसको अलग से वीडियो बना दे या फिर इसी में रहने दें? देखते हैं टाइम कितना हो गया, पता नहीं, भाषण दे रहे हैं, देते रह गए, हम बुला गए वो तरीके। 1 घंटा से ये हो गया है। अच्छा ठीक है, चलो आज का क्लास को लंबा कर देते हैं, 2 घंटा जाने देते हैं, कर देते हैं, मेहनत करते रहना। ठीक है, अभी बजा है 3:15 रात। ठीक है, 3:15 बज चुका है। ठीक है, 3:15 बजा है। हाँ यहाँ देखो 3:13 हुआ है जी। अरे दिखा, हेलो देखो 3:13 हुआ है। अरे देखो तो दिख गया, 3:13 हुआ है, मतलब 3:15 हुआ है। चलिए ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एकल विस्थापन अभिक्रिया का परिभाषा लिखिए, समझिए अच्छे तरीके से। यहाँ देखिए क्या लिखा है, एकल विस्थापन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। उतनी देर से क्या भाषण दे देते हैं, वही दे देते हैं। हेलो एग्जाम्पल, CuSO4 प्लस FeSO4 इधर Cu, ये विस्थापित हो गया, इसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया भी कहेंगे। क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन तो लिखे एकल विस्थापन अभिक्रिया। या फिर एक और लिखते हैं, क्या लिखते हैं, FeSO4 प्लस Mg, यहाँ लिखेंगे MgSO4 प्लस यहाँ Fe, ये विस्थापित हो गया। 2 एग्जाम्पल। अगर ये नहीं लिखना चाहते हैं तो आपको हवाला वाला लिखना, CuSO4 इधर Fe के जगह हले लिख देते हैं हम, और FeSO4
बुद्धि खुलती तो उसके भी अलग अलग रहते थे। अब ये सब ठीक, कोई दिक्कत? अरे समझ गया, उतने देर से भाषण दिए, ढेरी ना लिखे, वही सब में कुछ लिख लो, हम 2 को लिख दिए। ठीक है, ये याद रखना, बस इतने टाइप को पढ़ना था। 10वां में परीक्षा में इतने टाइप पूछेगा, लेकिन फिर भी हम आपको समझाएं ताकि आपको लगे कुछ है केमिस्ट्री में पावर, थोड़ा अंदर से जगा हुआ बच्चा महसूस करे, खुद को लगे कुछ जानते हैं, इसीलिए बोले उतने देर से। चलिए हम लोग अब एकल विस्थापन अभिक्रिया के परिभाषा को सीख गए, एग्जाम्पल को सीख गए, तो इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन को लिखते हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन को लिख देते हैं पहले, उसके बाद हम पढ़ देंगे। ठीक है, पहले लिख देते हैं। चलिए रीजनिंग क्वेश्चन लिख लिए हैं, ऐसा ही 4 क्वेश्चन आप स्वयं से लिख पाइएगा। चलिए इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सीखिए, पहले भी समझाए पूरा अच्छा से, बस इसका लिख दिए हम ताकि आप लिख पाइए। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के कील को, टुकड़े न लिखना, यहाँ कील ही लिखना है, बुक में कील ही पूछेगा, क्वेश्चन में कील ही पूछेगा, आपको टुकड़ा न लिखना है, और अन्य सब क्वेश्चन में टुकड़ा लिख लीजिएगा। लोहे के कील को डाला जाता है तो क्या होता है? तो इसका उत्तर लिखिएगा, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के कील को डाला जाता है तो लोहा अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कॉपर को विस्थापित कर फेरस सल्फेट का निर्माण करता है, साथ ही विलयन का रंग नीला से हल्का हरा हो जाता है। उसके बाद ये समीकरण लिख लीजिएगा, 2 में 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, 2 में 2 नंबर मिल जाएगा। कॉपर सल्फेट का रंग होता है नीला और फेरस सल्फेट का रंग होता है हल्का हरा। ठीक है, किसी को दिक्कत? चलिए उसी तरीके से यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 अगर जब पूछा जाए, इस तरीके से रहेगा, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में मैग्नीशियम के टुकड़े को, यहाँ पर हिंदी में लिख लीजिएगा आप लोग, मैग्नीशियम के टुकड़े को, अब कील वाला खेला खत्म, मैग्नीशियम के टुकड़े को डाला जाता है तो क्या होता है? तब लिखेगा जब कॉपर सल्फेट के विलयन में, यहाँ पर हिंदी में लिखिएगा मैग्नीशियम के टुकड़े को डाला जाता है तो मैग्नीशियम अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कॉपर को विस्थापित कर मैग्नीशियम सल्फेट का निर्माण करता है, साथ ही विलयन का रंग नीला से रंगहीन हो जाता है, नीला से रंगहीन हो जाता है। उसके बाद समीकरण लिखिएगा, यहाँ पर मैग्नीशियम लिख दीजिए, MgSO4 हो जाएगा, यहाँ MgSO4, ये रंगहीन होता है, ये नीला होता है, ये नीला रंग, ये रंगहीन। अगर इस जगह लिखना है तो आप लिख सकते हैं, रंगहीन बन गया। उसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन लिखिएगा, यहाँ पे क्या लिखना है? जब कॉपर सल्फेट के विलयन में काना का मांगे एल्युमिनियम जिंक लोहा, तो जिंक डाल दिए, लोहा डालते हैं, लोहो डाल दिए, हाँ लोहा भी डाल दिए, एल्युमिनियम डालते हैं, ठीक है। काना का मांगे एल्युमिनियम जिंक लोहा, ठीक है, एल्युमिनियम डालते हैं। एल्युमिनियम के टुकड़े को डाला जाता है तो क्या होता है? जब कॉपर सल्फेट के विलयन में एल्युमिनियम, हिंदी में लिख लीजिएगा, एल्युमिनियम के टुकड़े को डाला जाता है तो एल्युमिनियम अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कॉपर को विस्थापित कर एल्युमिनियम सल्फेट का निर्माण करता है। एल्युमिनियम सल्फेट का निर्माण करता है, साथ ही विलयन का रंग नीला से रंगहीन हो जाता है। यहाँ पर अब इसका समीकरण को इस तरीके से लिखिएगा, Al
इस समीकरण को थोड़ा संतुलित भी नहीं करना पड़ता है जी। तो थोड़ा इसको और अच्छे से चलिए हम फिर से लिखते हैं। CuSO4 प्लस एल्युमिनियम, ठीक है, ये हो गया Al2SO4 का होल 3 प्लस इधर Cu। लेकिन समीकरण को संतुलित करने के लिए एल्युमिनियम यहाँ 2 गो है, यहाँ 2 दिए, लेकिन जैसे यहाँ देखो SO4 है, सल्फर 3 गो, ऑक्सीजन 4 गो, 4 तिया 12 गो। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन यहाँ 4 गो, यहाँ 3 दे दिए, तो सल्फर 3 गो हो गया और ऑक्सीजन 12 गो हो गया, लेकिन कॉपर 3 गो हो गया, तो यहाँ कॉपर में भी 3 लगा दिए, समीकरण संतुलित हो गया। चलिए बन गया। तो 3 क्वेश्चन हो गया। टोटल हम लोग को 4 क्वेश्चन नहीं था उस समय। एल्युमिनियम डाले थे, जिंक डाले थे, लोहा डाले थे। अब की रह गया जी, हाँ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम डाल दिए, एल्युमिनियमो डाल दिए, जिंक डाले थे ना भाई, मैग्नीशियम डाले थे, जिंक नहीं डाले हैं। चलिए अब जिंक डालते हैं। मैग्नीशियम उस समय डाले थे, जिंक नहीं डाले हैं। यहाँ जड़न लिखे, जड़न के टुकड़े को डाला जाता है तो क्या होता है, तो यहाँ पर भी जड़न लिखिएगा, यहाँ भी जड़न लिखिएगा, यहाँ जिंक लिखिएगा, जिंक सल्फेट, यहाँ जिंक सल्फेट लिखिए। जिंक सल्फेट का निर्माण करता है, साथ ही विलयन का रंग नीला से रंगहीन हो जाता है। अब CuSO4 में इस जगह क्या लिखिएगा, ये चौथा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। यहाँ पर जड़न, तो यहाँ जाएगा जड़न SO4, जड़न SO4 प्लस Cu, ठीक है। 4 गो क्वेश्चन लिख लिए एक के भाषा में, कितना अच्छा था, भाषा को एक तरीके से लपेटे। चलिए अब हम लोग एकल विस्थापन को बहुत अच्छे तरीके से सीख लिए हैं, बस आप लोग इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया को पढ़ते हैं। किस अभिक्रिया को? द्विविस्थापन अभिक्रिया को पढ़ते हैं। चलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया को बढ़ने के लिए चलिए हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया की ओर चलते हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया किसको कहिएगा, एकदम हौला बात है, समझना, ठीक है। एकल विस्थापन अभिक्रिया जब पढ़ लिए हैं तो द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कुछ खास नहीं है। चलिए इसके परिभाषा को पढ़ते हैं और यहाँ पर सीखने का प्रयास करते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया मतलब 2 वस्तुओं का आदान प्रदान होगा। कब वस्तु का? 2 वस्तुओं का एक दूसरे में साझेदारी होगा। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिक, 2 गो यौगिक है, 2 यौगिक है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिक अपने आयनों का Na+ Cl- है ना, अपने आयनों का, अब यहाँ पर Ag है, NO3 है, इसमें प्लस इसमें माइनस, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, अब ये प्लस वाला E+ और ये वाला माइनस, ये आपस में दोस्ती किया था, ये दोनों आपस में दोस्ती किया था। लेकिन जब दोनों को मिलाएं, दोनों शरबतें हैं, जब दोनों शरबत को एक में मिलाएं तो दोनों जो है ना अपना दोस्ती को भुला गया और ये अपना दोस्त को नया दोस्त बना लिया और ये नया दोस्त बना लिया, ठीक है। तो यहाँ देखिए Ag क्लोरीन के साथ दोस्ती करके सिल्वर क्लोराइड का निर्माण किया, AgCl बनाया और ये विलयन में पृथक हो गया, विलयन के नीचे में पेंडी में जाके बैठ गया और सोडियम NO3 के साथ दोस्ती करके सोडियम नाइट्रेट का निर्माण कर लिया, सोडियम नाइट्रेट का निर्माण कर लिया। मतलब ये एक अपने आयनों का आदान प्रदान कर लिया। क्या कर लिया? अपने आयनों का आदान प्रदान कर लिया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान कर 2 नए यौगिकों का निर्माण करता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक दफा फिर से समझाते हैं, समझना, अच्छे से सीखना है तो ध्यान से पढ़ना, सीखना, समझना होगा। तो गौर कीजिएगा हम कहना क्या चाह रहे हैं। यहाँ देखिए
सोडियम NaCl, सोडियम क्लोराइड जब बना होगा तो सोडियम Na प्लस Cl माइनस, ठीक है। उसी तरीके से AgNO3 ये जब बना होगा, सिल्वर नाइट्रेट जब बना होगा, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट जब बना होगा तो इसका भी तो आयन होगा। Ag और NO3 का जो आयन है ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, तो प्लस वाला और माइनस वाला, लेकिन ये दोनों शरबत है, दोनों विलयन है। जब दोनों विलयन को मिलाएं Na प्लस Cl माइनस Ag प्लस NO3 माइनस जब मिलाएं तो ये जो प्लस वाला है, Ag जो प्लस वाला है, प्लस वाला माइनस इसके, दोनों आपस में दोस्त था, ये दोनों का दोस्ती से ये दोनों आपस में दोस्ती कर लिया। जब ये दोनों दोस्ती कर AgCl बनाया, क्या बनाया, AgCl बना करके ये पूरे बर्तन के पेंडी में नीचे में जाके बैठ गया। अब बच गया सोडियम और नाइट्रेट, तो सोडियम नाइट्रेट इधर विलयन बना लिया, ठीक है। तो आयनों का आदान प्रदान किया, ये जो आयन है ये आयन के साथ साझेदारी कर लिया और ये जो आयन है इस आयन के साथ साझेदारी कर लिया। मतलब ये सिल्वर क्लोरीन के साथ दोस्ती किया और सोडियम नाइट्रेट के साथ दोस्ती किया। सिल्वर क्लोरीन के साथ दोस्ती कर सिल्वर क्लोराइड का निर्माण किया, सोडियम नाइट्रेट के साथ दोस्ती कर सोडियम नाइट्रेट का निर्माण किया। तो जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान कर दो नए यौगिकों का निर्माण करता है, इस प्रकार की अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसीलिए द्विविस्थापन बोला, दो यौगिक एक दूसरे में विस्थापित हो गया, दो यौगिक एक दूसरे में क्या हो गया, विस्थापित हो गया, बदल गया, ठीक है। तो इसीलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया हुआ। उसी तरीके से बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट जब आपस में मिला तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण किया, ठीक है। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया या वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान कर दो नए यौगिकों का निर्माण करता है, दो नए यौगिकों का निर्माण करता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। गया भेजम जी। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान कर दो नए यौगिकों का निर्माण करता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब ये समीकरण दोनों लिख लेना है, अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें ज़्यादा बकवास करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप बर्मा में जाइएगा तो वहाँ भी बहुत बढ़िया से डिटेल में पढ़िएगा, ठीक है। हर एक चीज़ को जहाँ गहराई से लेके चले जाएंगे बाबू, समय तो गायब हो जाएगा। अभी और पढ़ना है। अब यहाँ इधर जितना भी अभिक्रिया है वो बस परिभाषा देंगे और एग्जाम्पल देंगे और अच्छे तरीके से आप याद कीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलिए पढ़ते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। समय बचाने के लिए क्या इसको जाकर के पहले लिख ले और फिर वही करना चाहिए। समय बचाने के लिए लिखना चाहिए। वैसी रासायनिक अभिक्रिया भाई लिखियो नहीं पाता है आप लोग, हमने तो बोल देता, आप लोग लिख लीजिए तो बहुत बढ़िया, ठीक है। लिखते हैं और लिखिए दो यार, फिर बाद में लिखेंगे। और वैसे लिखा गया अवक्षेपण
अभिक्रिया। लिखो, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल, जिसमें कोई विलयन में प्रतिफल ठोस के रूप में पृथक हो जाता है, ठोस के रूप में पृथक हो जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में पृथक हो जाता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई विलयन में प्रतिफल ठोस के रूप में पृथक हो जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, ये भी परिभाषा बढ़िए है। अगर आपको परिभाषा और चेंज करके लिखना तो लिखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। भाषा चेंज कर दी, आपको जो लिखना लिखिए। चलिए, एग्जाम्पल यही है, एग्जाम्पल में नो चेंजिंग, ध्यान से सुनना। अभी क्या बोले थे, एक शरबत बनाए थे इसे। ठीक है, शरबत में क्या है, NaCl है, ये शरबत है, और ये भी शरबत है, ये क्यों शरबत है। अरे भाई से समझो, एक बोतल में NaCl नमक पानी घोरा है, एक बोतल में सिल्वर क्लोराइड का विलयन, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है, AgNO3 का विलयन, इन दोनों का बोतल को इस पात्र में डाल दिए तो पात्र भर गया, पात्र भर गया। अब पात्र जब भरा, उसके नीचे पेंडी में नीचे में जमीन पर AgCl बैठ गया, AgCl बैठ गया, और ये पूरा विलयन में NaNO3 घूम रहा है। ठीक है, तो ये शरबत में कौन नीचे जाके बैठ गया, सिल्वर क्लोराइड बैठ गया, तो ये नीचे में बैठ गया, इसीलिए यह एक अवक्षेपण अभिक्रिया भी है। तो यह दो गो जो एग्जाम्पल है, ये अवक्षेपण अभिक्रिया भी है, साथ ही साथ यह द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है। तो यह द्विविस्थापन अभिक्रिया भी और अवक्षेपण अभिक्रिया भी है। द्विविस्थापन अभिक्रिया का परिभाषा क्या था, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान कर दो नए यौगिकों का निर्माण करता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल ये दोनों। उसी तरीके से अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या परिभाषा लिखिएगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल में यही दोनों लिखिएगा। चलिए, अब हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया की ओर बढ़ते हैं। कौन सा अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया सबको लिख लेते हैं। चलो सुनो, पहले भाषण सुन लो, फिर लिख देंगे, पढ़ देंगे। सुनना, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में आम्ल और क्षार आपस में मिलकर लवण और जल का निर्माण करता है। ठीक है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आम्ल और क्षार आपस में मिलकर लवण और जल का निर्माण करे, उसको क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको बोलिएगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आम्ल एवं क्षार परस्पर अभिक्रिया कर लवण एवं जल का निर्माण करते हैं, लवण एवं जल का निर्माण करते हैं, उसे
उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलो ध्यान दो, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार परस्पर अभिक्रिया कर लवण, लवण मतलब नमक, लवण एवं जल का निर्माण करता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे में NaOH, ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्षार है, और HCl ये अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या है? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, ये क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और फिर इसके बाद इधर NaCl बना, क्लोरीन और सोडियम आपस में संयोग कर क्या बना? सोडियम क्लोराइड बना। और यहाँ H2 हुआ, एगो O हुआ, तो H2O बना, ये जल बना। ठीक है, समझे? सीधा सीधा समझो, क्षार प्लस अम्ल ये दोनों मिलेगा तो लवण और जल का निर्माण करेगा। एक एग्जाम्पल हो गया, दूसरा लेते हैं। यहाँ क्या ले ले भाई? KOH, इधर H2SO4, क्या ले लिए? KOH H2SO4, तो ये बनेगा K2SO4 प्लस इधर जल। ठीक है, तो यहाँ K2 हो गया, यहाँ 2 लगेगा। ठीक है, अब कोई दिक्कत? अब ठीक है, अब जल, हाँ जल यहाँ 2 गो, एगो यहाँ 3 गो, हाँ 2 गो, 2 4 गो, यहाँ 2 गो, 4 गो हो गया, पूर गया, समीकरण संतुलित हो गया। ये हो गया सोडियम, ये पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ये सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 क्या हो गया? सल्फ्यूरिक एसिड। ये पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ये सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम पोटासियम सल्फेट, पोटासियम सल्फेट, और ये जल। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब फार्मूला याद रखना है, भूलना नहीं है। तो हो गया उदासीनीकरण अभिक्रिया खत्म। हाँ, एक बात और सुनो, उदासीनीकरण अभिक्रिया को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। बोलो काहे? देखिए, 2 आयनों का यहाँ भी आदान प्रदान हुआ है। जब 2 यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान कर नए नए यौगिक का निर्माण करेगा, तो उसको हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं कहेंगे। इसीलिए यहाँ पर भी 2 यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान कर नए यौगिकों का निर्माण कर रहा है। इसीलिए उदासीनीकरण अभिक्रिया में जो 2 एग्जाम्पल दिए हैं, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। अगर जहाँ उदासीनीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल याद कर लिए हैं और आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया परिभाषा में आ गया, तो क्या आप ये परिभाषा नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। हाँ, 2 गो उधर परिभाषा में एग्जाम्पल लिखाए, इसीलिए वो अवक्षेपण अभिक्रिया में भी काम दे देगा। तो चलिए अब हम लोग प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? देखिए, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जो प्रकाश का उपस्थिति में घटित होता है। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश का उपस्थिति में घटित होता है, उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसको कहिएगा?
तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश का उपस्थिति में घटित होता है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसको कहिएगा? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश का उपस्थिति में घटित होता है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, वैसे छोटा छोटा हम बहुत सा एग्जाम्पल लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे छोटा एग्जाम्पल भी याद रख लीजिएगा। लेकिन प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में फोटो केमिकल रिएक्शन में एक एग्जाम्पल याद रखिएगा, वो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण मतलब पेड़ पौधा सूर्य का प्रकाश का उपस्थिति में जब अपना भोजन बनाता है तो उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। चलिए इसे अभिक्रिया को याद कराते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्या चाहिए? पेड़ पौधा को CO2 चाहिए, जमीन से पानी चाहिए, जल चाहिए। CO2 और जल सूरज का प्रकाश का उपस्थिति में सनलाइट, कौन लाइट? सनलाइट। सूर्य का प्रकाश का उपस्थिति में ग्लूकोज बनाता है, C6H12O, और फिर ऑक्सीजन गैस भी छोड़ता है। तो छोटा करते हैं, ध्यान से सुनना। पहले कार्बन डाइऑक्साइड लिखे, फिर जल लिखे, क्या लिखे? फिर जल लिखे। ये दोनों चाहिए। ये सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। ग्लूकोज का फार्मूला लिखिए, C6H12O। फिर ऑक्सीजन गैस छोड़वा दीजिए, थोड़ा सा जलवाष्प भी छोड़वा दीजिए, थोड़ा माने पानियो निकाल दीजिए पत्ती के माध्यम से। स्टोमेटा के माध्यम से जल निकलता है, स्टोमेटा के माध्यम से ऑक्सीजनो गैस निकलता है, जिसको हम लोग हिंदी में रंध्र कहते हैं। पेड़ पौधा में जो गैस निकालने की या गैस ग्रहण करने की रास्ता है वो पत्ती में जो स्टोमेटा होता है उसी स्टोमेटा से निकलता है या फिर ग्रहण करता है। या फिर पेड़ पौधा जो पत्ती का हरा रंग होता है वो मुख्य रूप से क्लोरोफिल के कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। तो क्लोरोफिल भी इसमें भाग लेता है, लेकिन हम लोग को क्लोरोफिल नहीं लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सनलाइट का उपस्थिति में होता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। अब इसको समीकरण को संतुलित करना, घबराना है। यहाँ ग्लूकोज का फार्मूला को देखो, यहाँ छो है, यहाँ छो लिखो। कार्बन डाइऑक्साइड में, हाइड्रोजन में 12 है, यहाँ 12 लिखो। इधर उलट गया, अब यहाँ बचा छो, इसको भी छो दे दो, इसको भी छो दे दो, समीकरण संतुलित हो गया। कोई दिक्कत? तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का पहला एग्जाम्पल सेट कर दिए। क्लोरोफिल को यहाँ भी रहने दो, बाद में देखना। चलो ध्यान से सुनना, अगला एग्जाम्पल एकदम हौला भारी ना। H2 प्लस Cl2, हाइड्रोजन और क्लोरीन सनलाइट का उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में? प्रकाश का उपस्थिति में, या फिर कोनो प्रकाश रे, कोई दिक्कत नहीं, लाइट का उपस्थिति में। लाइट का उपस्थिति में क्या बना? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना, 2HCl, दूगो यहाँ 2HCl। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये दोनों मिल के बन रहा है। जब दोनों मिल के बनेगा, जब दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थों का निर्माण करेगा, तो क्या ये संयोजन अभिक्रिया नहीं है क्या?
तो ये संयोजन अभिक्रिया भी कहला सकता है। घुमा फिरा करके पूछेगा, कत्तन तरीके से बुद्धि दे दिए, लेकिन हाँ याद रखिए अस्थिरता के साथ पढ़िए। ऑब्जेक्टिव जब भी पूछेगा तो ऑप्शन के आधार पे ही देना है, ठीक है। ऐसा थोड़े है कुछ भी दे देगा, उतना ही देगा जितना आपका खोपड़ी का गुद्दा का इस्तेमाल वहाँ हो जाए। चलिए ध्यान से सुनना। एक और लिखते हैं सिल्वर क्लोराइड AgCl2, AgCl2। सिल्वर क्लोराइड जब इस पर लाइट पड़ेगा, इस पर जब लाइट पड़ेगा, सनलाइट पड़ेगा, कौन सी पड़ेगा, सनलाइट पड़ेगा, तो सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। सिल्वर अलग और क्लोरीन अलग, या क्लोरीन गैस आ गया है, ठीक है, समीकरण संतुलित है। AgCl2 AgCl2, ठीक है। अगर अच्छा यहाँ Cl2 ना होना चाहिए, सिल्वर क्लोराइड में AgCl रहेगा, ठीक है। AgCl, अच्छा ठीक है, संतुलित करने के लिए यहाँ दे दो हो गया 2, ठीक है, पुर गया। तो सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में गर्म कीजिएगा तो सिल्वर अलग क्लोरीन अलग, कोई दिक्कत, यह है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन यह जो तीसरा नंबर एग्जाम्पल लिखे यह अलग हो रहा है, इसलिए यह वियोजन अभिक्रिया है। ये दोनों मिल रहा है, इसलिए दोनों संयोजन अभिक्रिया है। किसी को दिक्कत? संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे, नहीं पढ़ चुके थे? अरे बोलो न यार। अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बोलिए? अब हम लोग प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया पढ़ लिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ लिए, अवक्षेपण अभिक्रिया पढ़ लिए, उदासीनीकरण हो गया, अवक्षेपण हो गया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हो गया, द्विविस्थापन हो गया, एकल विस्थापन हो गया। अब छूटा क्या जी? अब क्या छूटा? संयोजन हो गया, वियोजन हो गया, एकल विस्थापन हो गया, प्रतिस्थापन हो गया, और एकल विस्थापन को ही प्रतिस्थापन कहते हैं, द्विविस्थापन हो गया। कौन सी छूट गया रे? अरे भाई याद आ जाओ। अच्छा, एक चीज छूट गया, वो है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। विद्युत अपघटन अभिक्रिया ये सब जो है ना वियोजन अभिक्रिया का ही तो प्रकार है ना, है वियोजन अभिक्रिया की प्रकार है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो विद्युत धारा की उपस्थिति में घटित होता है, ठीक है, उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा प्रवाह करके नए पदार्थों का निर्माण किया जाता है उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह करके नए पदार्थों का निर्माण किया जाता है उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, परिभाषा को लिखते हैं। विद्युत अपघटन अभिक्रिया किसको कहिएगा? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा प्रवाह करके नए पदार्थों का निर्माण किया जाता है विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। विद्युत अपघटन अभिक्रिया किसको कहिएगा? विद्युत अपघटन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह कर नए पदार्थ का निर्माण किया जाता है विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाता
है। ठीक है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा प्रवाह कर नए पदार्थों का निर्माण किया जाता है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। 4:08 हुआ है। चलिए ठीक है, यहाँ देखिए 4:08 हुआ है जी, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा ही आनंद के साथ, मजे के साथ, हर्षोल्लास के साथ पढ़ाने का आनंद आ रहा है और अच्छे तरीके से हम भी आपको सिखा रहे हैं, तो आप भी हमको सीखने की एक नई ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल को लिखते हैं। लगभग हम तो अब जहाँ तक लग रहा है अब याद ना आ रहा, तो समीकरण खत्म हो गया है। 10वां का लेवल का सब समीकरण हम पढ़ा दिए। तो NaCl, इस पे हम लोग जो है ना करेंट डालें। क्या डालें? NaCl पर क्या डालें? करेंट डालें। तो ये जो है ना Na अलग हो गया और Cl2 अलग हो गया। अब Cl2 के चक्कर में यहाँ भी 2 लगाओ, यहाँ भी 2 लगाओ। क्लोरीन तो अकेला क्लोरीन रहेगा ना, तो हमेशा मॉलिक्यूल में ही रहेगा, इसीलिए यहाँ भी 2 लगाए, वहाँ भी 2 लगाए। अब समीकरण संतुलित हो गया, करंट भी हो गया। करंट के उपस्थिति में ये नया पदार्थ बना है। अब देखिए ये भी तो अलगे हुआ, ये भी तो टूटा है, तो ये वियोजन अभिक्रिया भी है, एक वियोजन अभिक्रिया। लेकिन याद रखिएगा, ये जो सोडियम है ये कैथोड पर, ये कैथोड पर, ये एनोड पर। ये कैथोड एनोड क्या होता है समझाते हैं, समझना। एक और एग्जांपल ले लेते, पहले H2O लेते हैं। इसमें भी करेंट डाला, CuRE करेंट। ठीक है, H2O को भी करेंट डालें तो H2 अलग हो गया और O2 अलग हो गया। ये भी कैथोड पर, ये भी एनोड पर। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? चलो ध्यान दो, लेकिन समीकरण को संतुलित करना पड़ेगा। यहाँ H2 है, यहाँ O2 है, तो O2 तो यहाँ है पूरा, यहाँ 2 दिए, अब फिर इसको 2 देना पड़ेगा, हो गया 4। अब समीकरण संतुलित हो गया। ऐसे समझो, एक पात्र लिए, ये पात्र में विलयन डालें, पानी डालें, कोई दिक्कत। अब विलयन में एगो कैथोड प्लेट डालें, एगो एनोड प्लेट डालें, एगो प्लस वाला तार डालें, एगो माइनस वाला तार जोड़ें। ठीक है, हाँ यहाँ एकदम खतरनाक प्लस डालें, हाँ यहाँ माइनस वाला। बड़का लाइन प्लस वाला को दिखा रहा है और छोटका लाइन माइनस वाला को दिखा रहा है। पता ना वीडियो में आ रहा कि ना आ रहा, हमको नहीं पता, लेकिन ये बर्तन है, इसमें 2 गो प्लेट डाल दिए। ऐसा करते हैं, परिभाषा लिख लिए, इधर मिटा करके समझाते हैं। परिभाषा लिखें, क्या करें क्या करें। अरे भाई जी इधर यहाँ ही तो दिखता होगा जहाँ तक। हेलो, यहाँ लेते हैं। है कहाँ है? कोई ज़रूरी है बर के फोटो बनाए? कोई ज़रूरी है बर्तन है, क्या है? बर्तन। इसमें 2 गो प्लेट डालें। क्या डालें? 2 गो प्लेट, एगो कैथोड प्लेट, एगो एनोड प्लेट। ठीक है, ये दोनों में जो है ना बैटरी जोड़े। क्या जोड़े? बैटरी जोड़े, तार जोड़े, तार में बैटरी जोड़िएगा। चल भाई चल ना तार, यहाँ बैटरी जोड़े। ठीक है, ये छोटका लाइन है, बड़का लाइन, ये प्लस वाला है, माइनस वाला है। अब बैटरी में ये बैटरी है, ये बैटरी है, बैटरी दिखा रहे हैं, ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है। प्लस वाला को हम लोग एनोड कहेंगे, अब माइनस वाला को हम लोग कैथोड कहेंगे। तो कैथोड पर यहाँ पर जाके सोडियम चिपकेगा। अरे नमक का पानी इसमें डालेंगे तो यहाँ सोडियम चिपकेगा, यहाँ क्लोरीन चिपकेगा। ठीक है, अगर जो हम लोग सिर्फ खाली जल डालें इसमें, तो जल डालेंगे तो यहाँ पर ये जो कैथोड वाला प्लेट है, कैथोड वाला प्लेट पर हाइड्रोजन गैस जाएगा, और एनोड वाला प्लेट पर कौन जाएगा? ऑक्सीजन गैस जाएगा। प्लस वाला को एनोड, अब प्लस वाला को एनोड कहते हैं, अब माइनस वाला को कैथोड कहते हैं। किसी को दिक्कत? तो प्लस वाला के पास माइनस एलन चिपकेगा जी। तो ध्यान से समझो अच्छे से। यहाँ देखो सोडियम
प्लस वाला है, धातु है, प्लस वाला, इसीलिए ये माइनस वाला के पास जाके चिपकेगा। प्लस वाला माइनस वाला के साथ जाना जाएगा। अब मेरा बात भी ना निकलने लगा, बोलते बोलते शायद निकलने नहीं लगा। चलो ठीक है, फिर भी हम प्रयास किए आपको अच्छे तरीके से सिखाने का। आपका क्या बोलते हैं, विद्युत धारा, देखो अब दिमाग इधर से उधर होने लगा है, अब दिमाग काम नहीं कर रहा है, सीधा सीधा बोल दिए। तो हम आपको सीधा सीधा शब्दों में कहते हैं बाबू, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर के रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार हैं उसको हम लोग बहुत ही अच्छे व सरल भाषा में सीखने का प्रयास किए। क्लास लंबा इसीलिए जाता है, आपको सिखाने में समय लगता है, नहीं तो बाबू ईमानदारी से कहते खींचने में हमको समय नहीं लगेगा, हम खींच देंगे। अभी खींचे ना सब अभिक्रिया फटाफट खींचे ना, छोटा छोटा, जहाँ समझाना था वहाँ हम जरूर समझाएं, वहाँ हम समझाने के लिए नहीं छोड़े। इसीलिए आप सभी प्यारे साथियों को अच्छे तरीके से लगातार देखने के लिए, अच्छे तरीके से नोट्स बनाने के लिए और बार बार रिवीजन करने के लिए आप सभी छोटे भाइयों बहनों को दिल की हार्दिक गहराई से धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।